हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट और स्टैटिक जी का एक स्पेशल टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो जो भी भारत में बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनके बारे में आज की क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम है वो क्या है उसके बारे में भी, और मैप के माध्यम से इन सभी चीज़ों को हम देखते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो पहले भी हम आपको बता चुके हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे टाइगर रिजर्व के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एलिफेंट रिजर्व के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे रामसर साइट्स के बारे में कि क्या होती हैं रामसर साइट्स। देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया यानी जो भी रोड नेटवर्क है, रेलवे नेटवर्क है भारत का, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है इनको आप, इनमें जो कुछ टॉपिक हैं उनको आप इन्वायरमेंट वाली कैटेगरी में भी रख सकते हैं, और साथ ही साथ ये स्टैटिक के भी टॉपिक होते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो कि पूरी तरीके से अपडेटेड हैं, यानी जो भी इनमें बदलाव हुआ है उनको भी हमने साथ में इसमें सम्मिलित किया है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। जो भी भारत में बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क के नाम से, और उसमें 4 वीडियो अपलोडेड हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस प्लेलिस्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो इस वाले वीडियो को आपको स्टडी करना है। तो इससे आपको क्या होगा कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, वेटलैंड्स है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, टाइगर रिजर्व क्या होते हैं, बर्ड सेंचुरी क्या होती, इन सभी के बारे में डिटेल में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आप इस वीडियो को देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए ये वीडियो। और अगर कोई भी करंट से रिलेटेड, यानी क्योंकि इनमें बदलाव होता रहता है, बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किए जाते हैं, नेशनल पार्क समय समय पर डिक्लेयर किए जाते हैं अलग अलग स्टेट के। तो अगर कोई भी अपडेटेड न्यूज़ होती है, करंट की न्यूज़ होती है, तो वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यानी हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, और वो वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिससे आप पूरी तरीके से अपडेटेड रह सकते हैं हर टॉपिक को लेकर। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी, तो हमने आपको बता दिया। आप इसे देख सकते हैं इस वीडियो को भी, जिससे आपका जो भी कन्फ्यूज़न होगा बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, वेटलैंड्स को लेकर, सभी यहाँ पर दूर हो जाएगा। और साथ ही साथ एक और वीडियो है वेटलैंड्स इन इंडिया का, तो इसको भी आप देख सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को, जो कि है बायोस्फीयर रिजर्व। तो सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं कि आखिरकार बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं। यानी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र इसकी हिंदी होती है। तो वो आखिरकार होते क्या हैं, तो हमने आपको पहले भी कई बार बताया कि एटमॉस्फेयर यानी जो हमारा वायुमंडल है, उसके बाद हो गया हाइड्रोस्फीयर यानी जो जल वाला भाग है। एटमॉस्फेयर हो गया वायुमंडल वाला भाग, और हाइड्रोस्फीयर हो गया जल वाला भाग, और जो लिथोस्फीयर है ये हो गया हमारा स्थल वाला भाग। तो इन तीनों भाग यानी हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, तीनों का जो कॉमन एरिया होता है, ये जो ग्रीन वाला आप एरिया देख रहे हैं, यही तीनों का कॉमन एरिया है, और इसे ही कहा जाता है बायोस्फीयर, या इसे ही हिंदी में जैवमंडल कहा जाता है। तो यही होता है बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर रिजर्व यानी जब इसी क्षेत्र का संरक्षण किया जाता है सरकार के द्वारा या पीपल के द्वारा, तो इसी को हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो यही होता है। सबसे पहले आपकी जो इसकी डिफिनीसन होती है वो आप सिंपल सी बना सकते हैं। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के बीच का जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है, कॉमन एरिया है, वही हमारा बायोस्फीयर कहलाता है, यानी उसे ही हम बायोस्फीयर रिजर्व वाले एरिया में रखते हैं। और अब हम देख लेते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं, यानी 3 पार्ट में इसको बांटा गया है, जिसमें आता है आपका कोर एरिया यानी कि सबसे अंदर वाला एरिया, केंद्र वाला एरिया, और उसके बाद आता है बफर जोन यानी कोर एरिया के जो बाहर वाला भाग है, ये जो ब्लू वाला एरिया है ये है आपका बफर जोन, और ग्रीन वाला ये है आपका कोर जोन। और उसके बाद उसके बाहर का जो एरिया आता है वो आता है ट्रांजिशन एरिया, यानी ये सबसे बाहरी एरिया होता है किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व का।
तो क्या होता है कि कोर एरिया में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती, यानी कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट यानी ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पर नहीं हो सकती, टूरिज्म नहीं हो सकता, और कोई भी जो अन्य वर्क हैं वो वहाँ पर नहीं हो सकते, जैसे एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, कुछ भी नहीं हो सकते। बस केवल और केवल जो वहीं के अधिकारी होते हैं रिसर्च करने के लिए वो यहाँ पर केवल जा सकते हैं, और कोई कुछ भी यहाँ पर अलाउ नहीं होता। और आपको बता दें कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसी के अंडर में आते हैं नेशनल पार्क हो गए, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए, ये उसी के भाग होते हैं, यानी बायोस्फीयर रिजर्व के ही भाग होते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। और इन्हीं नेशनल पार्क में कुछ को टाइगर रिजर्व बना दिया जाता है, कुछ को एलिफेंट रिजर्व बना दिया जाता है। तो इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस आपको ये डिफरेंस याद रखना है कि क्या कुछ इनमें होता है। उसके बाद आता है बफर जोन। तो बफर जोन में कुछ अनुमति आपको दी जाती है, जिनमें आपका टूरिज्म शामिल है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शामिल है, और साथ ही साथ अन्य चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं। और जो ट्रांजिशन एरिया है उसमें आप सभी कुछ कर सकते हैं, यानी उसमें सेटलमेंट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ एजुकेशन ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं, सभी कार्य आप ट्रांजिशन एरिया में कर सकते हैं। बट जो इम्पोर्टेंट एरिया होता है किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व का वो होता है कोर एरिया, और इसीलिए कोर एरिया में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती। तो ये हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी जैवमंडल से रिलेटेड। अब हम आगे देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। तो अगर वर्तमान में बात करें, हम अपडेटेड बात करें, क्योंकि इनकी संख्या बदलती रहती है, हम ये नहीं कह सकते कि भविष्य में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि समय समय पर डिक्लेयर किए जाते हैं। वैसे तो बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा एरिया होता है, तो ये बहुत लंबे समय के बाद डिक्लेयर किए जाते हैं। बट जो नेशनल पार्क हैं, टाइगर रिजर्व हैं, ये नए नए बनते रहते हैं समय समय पर, तो उनसे आपको अपडेटेड रहना ज़रूरी है। तो अभी तक जो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो पूरी तरीके से अपडेटेड है। आगे अगर कोई नई न्यूज़ इससे रिलेटेड आती है तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर हम शॉर्ट वीडियो उसका अपलोड करेंगे। अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, करंट की न्यूज़ आती है इन टॉपिक से रिलेटेड, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आपको वहाँ पर मिलेगी। तो क्या है कि वर्तमान में बात करें अगर हम, तो वर्तमान में भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो ये हैं 18। इनकी संख्या आपको याद रखनी है 18। वर्तमान में भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, वो हैं 18, और 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है। लेकिन बट कई बार हमको कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि इनकी संख्या हमको 12 भी देखने को मिलती है। तो 12 कब होती है हम आपको आगे बता रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि जो भारत में डिक्लेयर किए गए बायोस्फीयर रिजर्व उनकी संख्या थी 18, और उसके बाद एक प्रोग्राम यूनेस्को के द्वारा चलाया गया, जो जिसे कहते हैं यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, या इसे ही हम शॉर्ट में MAB भी कहते हैं, यानी मैन एंड बायोस्फीयर। तो यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 में लॉन्च किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड दियर इन्वायरमेंट, यानी पीपल और उनके आसपास के जो वातावरण है उसके बीच एक संबंध स्थापित करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, जिसे शॉर्ट में MAB कहा जाता है, यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कहा जाता है। और इसी यानी यूनेस्को के द्वारा ही एक अपनी लिस्ट बनाई गई, जिसमें भारत में 18 में जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व थे उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया, जो यूनेस्को के द्वारा लिस्ट जारी की जाती है। जैसे हम देखते हैं कि वैसे तो बहुत ही हमारे देश में कई सारी हेरिटेज साइट्स हैं, बट यूनेस्को ने क्या है, यूनेस्को ने 37 या 38 जो हेरिटेज साइट्स हैं उनको अपनी लिस्ट में शामिल किया है, वह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया है। तो इसी प्रकार से यानी हमारे भारत में पूरे जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो तो 18 हैं, बट उनमें जो 12 हैं वो यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल हैं, MAB में शामिल हैं 12 बायोस्फीयर रिजर्व। तो कौन से 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, उनकी भी लिस्ट हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ जो 12 यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आपको याद रखना है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर उसमें ये लिखा हो कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं तो वहाँ पर आप 18 टिक करेंगे, और MAB के अनुसार या बायोस्फीयर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अनुसार कितने बायोस्फीयर रिजर्व उस लिस्ट में शामिल हैं, तो फिर आपको याद रखना है वो नंबर होगा 12। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लिस्ट इन बायोस्फीयर रिजर्व की कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है नीलगिरी। नीलगिरी
बायोस्फीयर रिजर्व इसको शामिल किया गया था 1986 में। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं जो भारत के द्वारा शामिल किए गए बायोस्फीयर रिजर्व हैं। देन उसके बाद हम उसकी भी आपको लिस्ट दिखाएंगे जो 12 MAB में शामिल है। तो नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक, यानी TKK। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 3 राज्यों के संपर्क में या अंडर में आता है नीलगिरी। क्योंकि ये बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, एक बड़ा एरिया होता है, तो इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसको हम एक ही स्टेट में कर सकें। ये किसी भी स्टेट में जा सकता है, इसीलिए कई सारे बायोस्फीयर रिजर्व 2 से 3 राज्यों में आपको देखने को मिलेंगे। तो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में स्थित है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद आता है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इसको 1988 में शामिल किया गया और ये स्थित है उत्तराखंड में। और ये जो आप देख रहे हैं ये है इनका एरिया, जिससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि एरिया से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। उसके बाद आता है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। इसको भी 1988 में शामिल किया गया और ये स्थित है मेघालय में। उसके बाद आता है ग्रेट निकोबार, तो नाम से ही स्पष्ट है 1989 में इसको शामिल किया गया और ये स्थित है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। और उसके बाद आता है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ये स्थित है तमिलनाडु में और 1989 में इसको भी शामिल किया गया था। उसके बाद आता है मानस बायोस्फीयर रिजर्व और ये स्थित है असम में। उसके बाद आता है सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व, 1989 में ही इन सभी को शामिल किया गया और ये स्थित है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद आता है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, इसको 1994 में शामिल किया गया और ये स्थित है उड़ीसा में। उसके बाद आता है डिब्रू सैंखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी असम में स्थित है, 1997 में इसको शामिल किया गया। और देहांग दिबांग, तो देहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व 1998 में इसको शामिल किया गया और ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। तो 10 हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद 8 और हम इसमें देखते हैं। उसके बाद आता है पचमढ़ी। पचमढ़ी 1999 में शामिल किया गया, ये स्थित है मध्य प्रदेश में। और उसके बाद आता है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है, 2000 में शामिल किया गया। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व ये स्थित है केरला में। और उसके बाद फिर आता है अमरकंटक। अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व ये स्थित है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी 2 स्टेट में स्थित है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद आता है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, ये स्थित है गुजरात में, 2008 में शामिल किया गया। उसके बाद आता है कोल्ड डिजर्ट। कोल्ड डिजर्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है स्थित है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आता है ससाचालम हिल्स, ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद आता है सबसे लास्ट में पन्ना, जिसे 2011 में शामिल किया गया और ये भी स्थित है मध्य प्रदेश में। तो देखिए मध्य प्रदेश में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जिनमें पन्ना, अमरकंटक और पचमढ़ी, ये 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। उसके बाद केरला में भी 2 आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से ये जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो स्थित हैं। तो ये हमारी लिस्ट हो गई जो इंडिया के द्वारा, यानी भारत के जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं पूरे ऑल ओवर जो भारत की सरकार द्वारा घोषित किए गए। अब जो यूनेस्को की लिस्ट में हैं उनको हम देख लेते हैं। तो इनमें 6 को हटा दिया गया है, बाकी जो 12 हैं वो यहाँ पर यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। तो ये MAB यानी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में जो शामिल बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनकी लिस्ट है। तो इनमें 12 शामिल हैं, तो आप इनमें देख सकते हैं। हम पहले भी इनके बारे में स्टेट बता चुके हैं अभी आपको पीछे, तो केवल नाम देखना है। और देखिए ये सन यहाँ पर डिफरेंट है क्योंकि इनको बाद में शामिल किया गया है, तो वहाँ पर जो ईयर दिया हुआ है वो डिफरेंट है और ये ईयर डिफरेंट है। तो ईयर में आपको ध्यान रखना है किस ईयर में इनको शामिल किया गया, जिनमें फर्स्ट और लास्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बीच वाले तो आप केवल स्टेट और बायोस्फीयर रिजर्व का नाम ही ध्यान रख सकते हैं। तो इनमें शामिल कौन है? नीलगिरी है आपका, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, पचमढ़ी, सिमलीपाल, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा और पन्ना। तो इतने जो यानी 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये हमारे शामिल हैं यूनेस्को की लिस्ट में, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में। और जो MP के हैं वो तीनों इसमें शामिल हैं, यानी जो तीनों बायोस्फीयर रिजर्व हैं MP के वो इसमें शामिल है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो हम इनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, कुछ चीज़ें उनसे जुड़ी हुई, तो उनके बारे में हम आपको बताते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले आता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व।
और ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी भारत के द्वारा भी शामिल किया गया और यूनेस्को की MAB लिस्ट में भी शामिल किया गया। ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि कहाँ स्थित है, TKK तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में स्थित है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और यहाँ पर स्थित है नीलगिरी, एक पहाड़ी का नाम है, उसी के नाम पर इसका नाम बायोस्फीयर रिजर्व रखा गया है। और यहाँ की जो एक विशेष प्रजाति है वो है नीरकुरुंजी फूल। तो ये एक विशेष प्रकार का फूल होता है जो 12 वर्ष में एक बार ही खिलता है और वो यहीं पर खिलता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। तो फूल का नाम आपको याद रखना है, नीरकुरुंजी फूल है जो 12 वर्ष में एक बार ही यहाँ पर खिलता है। बढ़ते हैं अगले बायोस्फीयर रिजर्व की ओर जो कि है नोकरेक बिहार का मतलब है बायोस्फीयर रिजर्व। तो नोकरेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है, तो नोकरेक बेसिकली क्या है, ये एक माउंटेन पीक है, यानी नोकरेक माउंटेन पीक का नाम है जिसकी ऊंचाई है 1412 मीटर, ये इसकी ऊंचाई है। और ये कहाँ पर स्थित है, नोकरेक माउंटेन पीक ये स्थित है गारो हिल, मेघालय। तो मेघालय में स्थित है ये बायोस्फीयर रिजर्व जो गारो हिल्स हैं, गारो खासी जयंतिया वहाँ पर स्थित है। तो गारो हिल्स जो है मेघालय की, उसी में ये माउंटेन जो पीक है वो स्थित है। और यहाँ पर पाए जाते हैं सदाबहार वन के साथ साथ कई सारी फ्लोरा एंड फौना यहाँ पर पाई जाती हैं, जिनमें एशियन एलिफेंट हो गया, आपका गिब्बन हो गया, ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं। और उसके अलावा नोकरेक एक नेशनल पार्क भी है। जब हम आगे नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक बार फिर आपको हम बताएंगे। और हमने आपको पहले ही बताया बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत ही आते हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व और सभी चीज़ें जो हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा रूप है, नेशनल पार्क उसका एक छोटा रूप है। तो नोकरेक नेशनल पार्क भी स्थित है जो कि कहाँ स्थित है, मेघालय में। अब आगे देखते हैं, आगे आता है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो नंदा देवी जो है वो भी एक माउंटेन पीक है, नंदा देवी भी एक माउंटेन पीक है जिसकी ऊंचाई है 7816 मीटर। और ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी पीक। और उसी के नाम पर जो इसके आसपास का एरिया है, नंदा देवी पीक के आसपास का एरिया है, उसे ही नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है। तो इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का भी दर्जा दिया गया है, हमने आपको पढ़ाया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। तो उसमें जो नेचुरल साइट्स हैं उनमें शामिल है नंदा देवी नेशनल पार्क, वो शामिल है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। उसके अलावा नंदा देवी एक नेशनल पार्क भी है, हमने आपको बताया कि ये शामिल है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। तो ये एक नेशनल पार्क है और साथ ही साथ जो वैली ऑफ फ्लावर है वो भी इसी के अंतर्गत आती है। तो जो फूलों की घाटी है, जैसे साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है, ये है केरल में। और जो वैली ऑफ फ्लावर है, फूलों की घाटी, ये स्थित है उत्तराखंड में और ये इसी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आती है। अब हम बढ़ते हैं, देखते हैं अगले जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में। तो अगला बायोस्फीयर रिजर्व है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। और मानस क्या है, तो ये है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, मानस नदी, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है बायोस्फीयर रिजर्व मानस बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। और उसके अलावा जो मानस है, तो मानस के नाम पर मानस नेशनल पार्क भी है। ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है असम में। तो मानस नेशनल पार्क भी है, मानस टाइगर रिजर्व भी है, मानस एलिफेंट रिजर्व भी है और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो देखिए मानस के नाम से सभी यानी सभी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही हैं। जैसे मानस बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा एरिया हो गया, फिर क्या आया मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उससे छोटा, फिर मानस नेशनल पार्क उससे भी छोटा, और उन्हीं में मानस टाइगर रिजर्व और मानस एलिफेंट रिजर्व भी डिक्लेयर किए गए हैं। और यहाँ पर जो यानी प्रजातियाँ पाई जाती हैं जानवरों की, उनमें है एशियन एलिफेंट और गिब्बन। तो ये यहाँ पर कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं मानस बायोस्फीयर रिजर्व में। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो सुंदरवन क्या है, तो ये है बेसिकली डेल्टिक रीजन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का डेल्टिक रीजन है सुंदरवन।
और यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर सैलाइन वाटर, क्योंकि यहाँ का पानी काफ़ी खारा है और खारे पानी में ही मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और सैलाइन वाटर जो क्रोकोडाइल हैं वो भी यहाँ पाए जाते हैं, सुंदरवन में पाए जाते हैं। और इसके साथ ही साथ सुंदरवन एक टाइगर रिजर्व भी है, यानी इसे टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि यहाँ पर पाई जाती है टाइगर की एक विशेष प्रजाति जिसे हम कहते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। तो जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो यहीं सुंदरवन में ही पाया जाता है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को सबसे बाद में MAB यानी यूनेस्को की MAB लिस्ट में शामिल किया गया 2020 में। इसीलिए कई जगह आपको संख्या देखने को मिलेगी यूनेस्को की प्रोग्राम यानी यूनेस्को के प्रोग्राम लिस्ट में शामिल जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनमें 11 बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे, 11। बट आपको अपडेटेड रहना है, 2020 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को भी यूनेस्को ने इस लिस्ट में शामिल किया गया था, और ये MP का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व था। इससे पहले 2 और बायोस्फीयर रिजर्व हैं MP के, और पन्ना जो है ये बेसिकली एक टाइगर रिजर्व भी है। तो सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व हैं वो आपको MP में ही देखने को मिलेंगे, और ये जो पन्ना है ये MP में ही स्थित है। और ये जो विंध्य माउंटेन है उसके अंतर्गत ये वाला एरिया आता है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व वाला एरिया आता है। तो इस प्रकार से सभी जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट किया आज की क्लास में। जो यूनेस्को के द्वारा शामिल लिस्ट आई उनमें कौन कौन से शामिल हैं, और जो वैसे भारत में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व स्थित हैं। तो ऑल ओवर पूरा टॉपिक हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट किया, और इसी प्रकार से हम आगे के भी जो टॉपिक हैं नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व सभी को अच्छी तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इन बायोस्फीयर रिजर्व की जो PDF होगी वो अवेलेबल होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको भी आप ज्वाइन करें। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।